हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल जैसा कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था क्लास 10th का, क्लास 12th का, उम्मीद करते हैं कि आपके घर में भाई बंधु जो भी होंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। चलिए, इसी के सेशन में अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को। आज हम 18 जून की करंट अफेयर्स की क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन 18 जून की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले कल की 17 जून की करंट अफेयर्स को एक बार रिवीजन करेंगे अच्छे से। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ते हैं, थोड़ा समय कम है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस, डेली करंट अफेयर 17 जून। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या लिखा है? हु इज गोइंग टू लीड 37 इंडियन 37 member Indian athletics team for the upcoming Commonwealth Games 2022। अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? ये करने जा रहे हैं बच्चों नीरज चोपड़ा। ध्यान रखेंगे, नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टीम की घोषणा कब हुई? 16 जून 2022 को हुई। किसके द्वारा? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस टीम की घोषणा 16 जून को हुई। इस टीम में भाग लेने वाले टोटल 37 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर हैं बच्चों? 37 मेंबर्स हैं। इसमें कि 18 महिलाओं की संख्या और 19 पुरुषों की संख्या है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 37 टोटल मेंबर्स है, पार्टिसिपेट है। इसमें कि 18 महिलाओं की संख्या है और 19 पुरुषों की संख्या है। 2022 का कॉमनवेल्थ जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। ध्यान रखना, 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स होना कब? ये 28 जुलाई से शुरू होगा, 8 अगस्त तक चलेगा। कहाँ पे होगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में क्या किया जाएगा बच्चों? इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई एंड रुपे कार्ड्स इन विच कंट्री नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइंड ऑन एमओयू विथ लाइरा नेटवर्क। किस देश में यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लाइरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये बच्चों किस कंट्री ने किया है? ये किया है बच्चों फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ने फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए लाइरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ये पहली बार है जब यूपीआई को किसी यूरोपियन कंट्री में क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है। ये प्रथम बार है जब यूपीआई को किसी यूरोपियन कंट्री में एक्सेप्ट किया गया है। एनपीसीआई जानते हैं? एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक क्या है? स्पेशल डिवीजन है, विशिष्ट भाग है, जो कि वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीआई फर्स्ट बार किस यूरोपियन कंट्री में यूज किया गया, इसकी स्वीकृति दी गई? तो ये दिया गया बच्चों फ्रांस में दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 15 जून 2022 को स्क्वैड स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया किस स्टेडियम से? तो ध्यान रखना, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी थे। इन्होंने अनुराग ठाकुर यानी कि खेल मंत्री और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मिलकर दोनों ने 15 जून को स्क्वैश स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे। कहाँ पे किया? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पे किया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, which union minister has inaugurated industrial decarbonization summit 2022 in New Delhi
ऑन 16 जून 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 का नई दिल्ली में 16 जून को उद्घाटन किया है? ये किया है नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी कौन है? सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी ने इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट का क्या किया है बच्चों? उद्घाटन किया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अवनीश तिवारी फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 7? अवनीश तिवारी मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं जिन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की? अवनीश तिवारी मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 7 वर्ष की आयु में चढ़ाई की? ये बच्चों इंदौर के, इंदौर के अवनीश तिवारी। इंदौर क्या है? मध्य प्रदेश का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज 2024? 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा ईयर घोषित किया गया है? ये किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल घोषित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट दिवस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड the upper age limit for the अग्निपथ रिक्रूटमेंट from 21 years to blank। इसकी अभी तक एज क्या रखी गई थी जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था? कि 17.5 से 21 साल रखी गई थी। लेकिन कुछ ज्यादा बवाल हो जाने के कारण सरकार ने क्या किया, फिर से अग्निपथ रिक्रूटमेंट में क्या किया, सरकार ने एज लिमिट को बढ़ा दिया। पहले 21 साल थी, 21 साल से क्या कर दिया, 23 साल कर दिया है। यानी कि अब इसमें बच्चा 17.5 साल से लेकर 23 साल तक बच्चा क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो अग्निपथ में स्कीम में 21 साल से उम्र बढ़ा के क्या कर दी गई, 23 ईयर्स कर दी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। Which state government has launched the Enam Edutham scheme in June 2022? जून 2022 में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम स्कीम को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने जून 2022 में एनम एजुथम स्कीम लॉन्च किया है? ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है कि बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्क बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्लास 1 से लेकर 3rd तक, और एक लर्निंग ऐप का क्या कराएगा, ब्रिज बनाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे। एनम एजुथम स्कीम 2022 किसने लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। स्टेटमेंट पर विचार कीजिए जो कि यूपीआई से संबंधित स्टेटमेंट दिया गया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फुल फॉर्म होता है यूपीआई का। इसके संबंध में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज अ सिस्टम, यह एक सिस्टम है जिसमें कि एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन पर आप कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हो, आप एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में, चाहे आपका फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे आपका भीम हो, इसमें आपके कई सारे मल्टीपल अकाउंट जोड़ सकते हैं एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में यूपीआई के संबंध। ठीक है, यूपीआई फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन्स थ्रू यूजर्स डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। यूपीआई की फैसिलिटी, यूपीआई का कैसे यूज कर सकते हैं? ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हैं डेबिट कार्ड के यूजर के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से नहीं बच्चों। अभी तक क्या था, सिर्फ डेबिट कार्ड को ही यूपीआई से लिंक कर सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अब मंजूरी दी है कि अब क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जाएगा।
तो आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर ए इज द राइट आंसर है। ठीक बच्चों, तो यूपीआई से संबंध में देखा जाए तो यूपीआई के रिगार्डिंग यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन पे कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, उसी में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यूपीआई का ट्रांजेक्शन माध्यम कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, ना कि क्रेडिट कार्ड से। लेकिन हाँ, अब प्रेजेंट में सरकार ने मंजूरी दी है कि क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थेरी डिजर्ट। यहाँ पे देयर लिख गया है, थेरी होना चाहिए बच्चों। तो थेरी डिजर्ट यानी कि थेरी मरु या थेरी रेगिस्तान से संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द डिजर्ट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गोल्डन ड्यून्स। इस डिजर्ट की विशेषता क्या है कि गोल्डन ड्यून्स में उपस्थिति रहती है। सेकंड स्टेटमेंट, ये डिजर्ट कहाँ पर गुजरात राज्य के स्थित, गुजरात राज्य में स्थित होता है? तो नहीं बच्चों, न तो पहला स्टेटमेंट सही है, न तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो रेड ड्यून्स होती हैं उनको कहते हैं थेरी, और थेरी है कहाँ पे? तमिलनाडु पे। यानी कि स्टेटमेंट गलत हो गया। तो थेरी रिजल्ट के हिसाब से पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें गोल्डन ड्यून्स प्रेजेंस रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि थेरी रिजल्ट में क्या होती है, रेड ड्यून्स प्रेजेंट रहती हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट की रही बात, तो ये लिखा है कि थेरी रिजल्ट जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है बच्चों, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ओके, ध्यान रखेंगे। ये तो थे आपके कल के करंट अफेयर्स के क्लास के सेशन के क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं 18 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। ये रहे करंट अफेयर्स 18 जून की आपकी स्क्रीन पर। ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 18 जून 2022 बाय अम्बुज सर। ये आपके कांटेक्ट नंबर दिए हैं, किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट, आज जी भैया ज्यादा सरक गए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद इजराइल ऑन वाटर कोऑपरेशन इन जून 2022। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार ने वाटर कोऑपरेशन पर इजराइल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया है बच्चों हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि अब हम जल सहयोग पर इजराइल के साथ क्या करेंगे बच्चों, एक समझौते पर इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया है। ये डिक्लेरेशन, ये जो घोषणा हुई है डिक्लेरेशन, भारत में इजराइल के राजदूत इनायत सैलिन और हरियाणा सरकार के जल सिंचाई विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस डिक्लेरेशन पे क्या हुआ है कि भारत में इजराइल के राजदूत कौन, इनायत सैनली और हरियाणा सरकार के वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट के बीच में क्या किए गए, इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें है क्या कि भारत और इजराइल के बीच 30 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, स्वैप किया गया है। ओके, तो भारत और इसराइल के बीच में क्या होगा, 30 साल का डिप्लोमेटिक रिलेशन को क्या किया गया यहाँ पे, मार्क्स किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा सरकार ने इसराइल के साथ वाटर कोऑपरेशन पैक्ट पर क्या किया है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, यूनियन गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड द अपॉइंटमेंट्स न्यू चीफ जस्टिस in 6 high courts in June 2022 who has been appointed as the Chief Justice of Uttarakhand। केंद्र सरकार ने जून 2022 में 6 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की यानी कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जून 2022 में 6 हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। तो ये बताना है कि उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया बच्चों
विपिन संघाई को ध्यान रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड विपिन सांघी। ओके जी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार ईच स्टेट मस्ट हैव अ हाई कोर्ट, हर राज्य में क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो भारतीय संविधान 2014 के अनुच्छेद के अनुसार हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और हाई कोर्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लें तो हाई कोर्ट की एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्या है कि कम से कम उसे जज के, यानी कि कम से कम 10 साल तक भारत में न्यायाधीश के तौर पर उसने क्या किया हो, काम किया हो, या उसको एक्सपीरियंस हो, ठीक, काम किया हो। ठीक है। इसके बाद है क्या कि उन्होंने कम से कम 10 वर्षों के लिए हाई कोर्ट में दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में एक वकील के रूप में कार्य किया हो। ठीक है। तो ये तो थे बच्चों कुछ हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी। ओके, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के नए मुख्य जस्टिस कौन बने हैं, विपिन सांघी बनी है। 214 भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार ये कहा गया है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और हाई कोर्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 साल तक उसे जज का काम करने का अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में एक वकील के रूप में क्या किया हो, काम किया हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, which country is going to host the 14th BRICS summit on 23 June 2022? 23 जून 2022 को कौन सा देश 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? कौन सा देश 23 जून 2022 को 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? ये जा रहा है बच्चों चाइना कंट्री। कौन सा? चाइना देश 14वें ब्रिक्स समिट का क्या करने जा रहा है, आयोजन करने जा रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 14वें ब्रिक्स समिट की बीजिंग में क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे। ओके, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि 14वें ब्रिक्स समिट का आयोजन करने कौन जा रहा है 23 जून को? ये जा रहे हैं कौन? चाइना जा रहे हैं। ओके बच्चों, ब्रिक्स प्रेजेंट में किस किस से कंप्राइजेज है? ब्रिक्स यानी कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर क्या होता है बच्चों, साउथ अफ्रीका। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रमोद के मित्तल को। प्रमोद के मित्तल को सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। ओके, सेलुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन इंडियन नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। ओके, इसका फोकस क्या है कि मेनली ऑन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इसका मुख्य रूप से दूर संचार उद्योग पर क्या केंद्रीकरण करना। यदि इसके बारे में बात करने, इसके अध्यक्ष यानी कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है बच्चों प्रमोद के मित्तल। कौन है? प्रमोद के मित्तल। और इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली पे। किसका हेडक्वार्टर? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। और इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में, 1995 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 5, which state has become the first state in the country to launch बालिका पंचायत? एक सेकेंड। देश का पहला कौन सा राज्य है जिसने बालिका पंचायत लॉन्च किया है? ये बच्चों गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने क्या किया है कि ये पहला राज्य देश का भारत का जिसने क्या किया, बालिका पंचायत को लॉन्च किया है। ये पंचायत इट इज ए पंचायत ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की पंचायत है, जिसका उद्देश्य क्या है कि टू प्रमोट द, उनको प्रमोट करना, सोशल यानी कि सामाजिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में सामाजिक और
राजनीतिक विकास का क्या करना बच्चों, प्रमोट करना उनका। ओके, इसको मैनेज किया जाएगा लड़कियों द्वारा, जो कि एज ग्रुप कितनी होगी, 11 से 21 पर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द मैंगो फेस्टिवल बीइंग हेल्ड? वेयर इज द मैंगो फेस्टिवल बीइंग हेल्ड? आम महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है बच्चों बहराइन में। इसमें यहाँ पे 34 तरह की भारतीय आम की वैरायटी दिखाई गई है बहरीन पे। तो बहरीन में क्या किया गया है, आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, और यहाँ पे भारतीय आम की 34 वैरायटियां यहाँ पे क्या की गई, शो की गई हैं इस आयोजन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच कंट्री हैज बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर? विच कंट्री, कौन सा देश, हैज बिकम बन गया है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, भारत का सबसे बड़ा दूसरा ऑयल सप्लायर? कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा दूसरा ऑयल सप्लायर बन गया? ये बन गया रसिया। नंबर 1 पे बारे बात करें, नंबर 1 किसमें, इराक। नंबर 1 पे इराक है, नंबर 2 पे कौन सा बच्चों, रसिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का नाम क्या है? क्या कि प्लास्टिक के बदले भोजन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको क्या किया गया है, योजना को चलाया गया है। तो इस योजना का नाम है गार्बेज कैफे स्कीम। गार्बेज कैफे स्कीम ऐसी स्कीम है जिसमें क्या होगा, सरकार प्लास्टिक के बदले क्या करेगी, छत्तीसगढ़ सरकार में आपको भोजन प्रोवाइड करेगी। आधा किलो प्लास्टिक पर आपको नाश्ता मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, और 1 किलो प्लास्टिक पर आपको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस स्कीम का नाम क्या है, गार्बेज कैफे स्कीम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल साइन ऑन सर्विस प्रदेश में कब से लागू होगी? सिंगल साइन ऑन सर्विस प्रदेश में कब से लागू होगी? ये लागू होगी अगस्त 2022 से। अगस्त 2022 में सभी प्रदेशों में सिंगल साइन ऑन सर्विस लागू होगी। इसका उद्देश्य क्या है कि एक आईडी से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। एक ही आईडी से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, सिंगल साइन ऑन सर्विस प्रदेश में अगस्त में लागू होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया एंड वियतनाम लॉन्च लोगो 50 इयर्स टू सेलिब्रेट डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो भारत और वियतनाम ने एक लोगो लॉन्च किया है कि अब दोनों कंट्री के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है 50 साल का। इस इमेज जो उन्होंने बनाया, ये लोगो बनाया, इसमें क्या क्या कंप्राइज, एक पीकॉक है, एक सारस है, और दोनों बर्ड्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ने दोनों के, यानी कि इंडिया और वियतनाम के नेशनल इम्पोर्टेंस का क्या है, बर्ड्स का भी चित्र इसमें दिखाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया और वियतनाम ने 50 साल का डिप्लोमेटिक रिलेशन दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया है, लोगों को लॉन्च किया है। ये तो थे करंट अफेयर्स के आपके 18 जून के सेशन के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन एकदम बखूबी से समझ में आए होंगे, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे 19 जून के करंट अफेयर्स के साथ, मंडे को, यानी कि कल। ओके, चलिए तब तक बने रहिए। आप सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।